में अगर रामायण भी सुनाने लगूं तो लोग सुनते ही नहीं, लोग कहते नहीं भाई राजनाथ जी की मिमिक्री करो, अमित शाह की करो, केजरीवाल की मिमिक्री टिकैत वाली करो। तो मुझे अमित शाह जी की मिमिक्री करना बहुत पसंद है। अशोक गहलोत जी का भाषण समझ में नहीं आता। अच्छा। अभी राजस्थान में उनसे पत्रकारों ने पूछा जी राजस्थान में क्या हुआ, एक ही हमारे राजस्थान के अंदर हम जो आपको बताते हैं दिल्ली आके हम सोनिया जी से मिलने के बाद राहुल जी से मिलते हैं तो प्रियंका आगे बताते कि बापू जब आप जयपुर जाएंगे तो इसके बाद जो बातचीत वो पता नहीं लगेगी। मुझे नहीं समझ में आया। मैं बैठ जाता हूँ, लोग उठाते हैं भाई टिकैत साहब की मिमिक्री करो, आंदोलन होगा, आंदोलन पूरा होगा आंदोलन। मैं कहा जी कहाँ होगा, ये होगा आईसीसी के गेट पे होगा। भाई आईसीसी, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहाँ होगा आंदोलन। सीबीआई बैठेगी, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे हम और विकेट की बजाय हमारे गन्ने गड़ेंगे आपके। नेहरू जी एक बार बोले थे ये लड़का एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। महाराज 2 बार बन गए, अब तो प्राण छोड़िए। और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा है नरेंद्र मोदी कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9 में फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन लोग। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिनसे आप मिले तो बहुत बार है लेकिन नहीं भी मिले, क्योंकि आप उनसे अलग अलग किरदारों में मिले हैं। तो आज आप सब मिलकर स्वागत कीजिए दीपक सैनी जी का, जो कि हास्य कलाकार हैं, कॉमेडी हैं और कवि भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार अंबर जैदी जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपक जी, आपने कितने सारे किरदार निभाए हैं और हमारे ही चैनल पे आप कितने सारे एपिसोड्स आपने कभी नायब सिंह सैनी, कभी अमित शाह, कभी केजरीवाल, कई सारे किरदारों को आपने निभाए। इनफैक्ट राहुल गांधी जी सबको बहुत पसंद आया। तो इतने सारे किरदार किए, आज दीपक सैनी के तौर पर आप यहाँ पर हैं। जो ये पूरा सफर रहा है, कैसे शुरुआत हुई? देखिए मैं जब छोटा था तो 4th क्लास में हमारे स्कूल में हुआ कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन। तो हम गए विद फैमिली सुनने पहली बार। उस समय तो मोबाइल टीवी, हमारे घर में तो टीवी भी बेचारा खराब ही पड़ा रहता था, तो एकमात्र माध्यम वही था। तो मैंने देखा यार एक आदमी कविताएं सुना रहा है, हंसा रहा है और इतने लोग हंस रहे हैं, तो यार ये तो बढ़िया काम है। तो उसके बाद फिर मैं कवि सम्मेलन सुनने जाने लगा। 4th-5वीं क्लास से ही अड़ोस पड़ोस के दोस्तों को पकड़ के जहाँ भी पता लगता सुनने जाता था। तो सुनते सुनते मुझे ये फील आया यार ये तो मैं भी कर लूँगा जो ये कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपने आप को वो उस मोड पे लेके आया, अपने आप को मैंने जगाया और क्रिएशन करना शुरू किया। फिर अरुण जैमिनी जी हमारे देश के बहुत बड़े हास्य कवि हैं, उन्होंने मुझे पहला मंच दिया था। पहले मंच वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और बाद में कोई भी आए दुनिया में, कोई कितना बड़ा कुछ हमारे लिए कर दे कुछ, लेकिन पहला होता था। अरुण जी मुझे स्टेज पे लाए और उन्होंने मुझे ये कई बार कहा कि भाई तू ओरिजिनल है, अच्छा है या बुरा है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन तू ओरिजिनल है। तो वो ओरिजिनल बनने की मेरे अंदर वो एक लालसा रही शुरू से ही। तो कवि सम्मेलन करते क्योंकि सबसे यंग था मैं, बहुत छोटा था। कवियों में तो आज भी एज वाइज तो सब सीनियर ही लोग हो गए, 80 साल हो गई उम्र उनकी, तो आज भी हम सबसे छोटे ही हैं। तो धीरे धीरे करके पॉपुलैरिटी। फिर लाफ्टर चैलेंज आया 2007 में, उसमें मैं गया, सबसे यंग पार्टिसिपेंट था दिल्ली से, जिसमें कपिल भाई विनर थे। तो उसमें पार्टिसिपेंट किया तो फिर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आया था। वहाँ से खूब सारे शोज़ मिलने शुरू हुए, स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। कवि सम्मेलन के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी के शोज़ भी मेरे को खूब मिलने लगे। तो मैं बॉलीवुड वगैरह वालों की मिमिक्री करता था, इनके आर्टिस्ट की। तो एक तो पहला थॉट मुझे आया कि यार ये मत करो, बॉलीवुड की सब कर रहे हैं बच्चे, वरना मैं बहुत अच्छी करता था। आज भी अगर मुझे 10 दिन दे दो तो मैं 50-100 आर्टिस्ट निपटा दूंगा। ये बहुत आसान है उनकी मिमिक्री करना, क्योंकि बड़े पर्दे पे दिखते हैं बोलते हुए, तो उनकी कॉपी बड़ी आराम से हो जाती है। तो मैंने करते करते एक दिन कवि सम्मेलन में मुलायम सिंह जी की मिमिक्री कर दी 2010 में, ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा नहीं था। लोग कह रहे थे और करो, तो मैंने मुलायम सिंह जी की मिमिक्री कर दी। और आप यकीन मानिए अंबर जी, वो 2022 में मुलायम सिंह जी की डेथ हुई है, तो उसके बाद मैंने उनकी की नहीं। 2010 से लेकर 2022 12 सालों में जिन्होंने भी मुझे लाइव सुना है, मुलायम सिंह जी की मिमिक्री पे इतना हंसाया है ना लोगों को, इतना लोग गिर के हंसे हैं लोग। अभी भी लोग डिमांड कर देते हैं यार करके दिखाओ। मैं कहता हूँ भाई अब तो वो चले गए तो अब नहीं करूँगा उनकी मिमिक्री, बहुत हंसे। एक बार राजनाथ जी के सामने मैंने की थी, राजघाट के सामने। तो राजनाथ सिंह जी खुद भी लोट पोट, उनकी आंखों में आंसू आ गए, बोले यार क्या। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा मेरी भी करो। तो मुझे लगा इनकी करो, तो फिर राजनाथ सिंह जी की हो गई। ऐसे करते करते वो 50-60 नेताओं का सिलसिला सेट हो गया, जो अभी तक टचवुड
भारत में इतनी मिमिक्री नेताओं की किसी से भी नहीं हुई जो ईश्वर ने मुझसे करवाई। राजू श्रीवास्तव जी करते थे, 5-6 नेताओं की बेहद ज़बरदस्त करते थे, बहुत पॉपुलर थे वो। लालू यादव, मुलायम सिंह, अटल जी की। शेखर सुमन करते थे अटल जी की, उनकी बहुत पॉपुलर थी। नरसिम्हा राव जी की करते थे वो। लालू यादव की, राबड़ी की बहुत अच्छी करते थे वो। 4-5 नेताओं की। लेकिन नेताओं में इतनी सारी, और फिर आइटम नहीं था उनके। मैंने आइटम बनाए बहुत सारे, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अन्ना हजारे, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों की मुझसे हो गई जो हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो ये ईश्वर करवाता है। अमित शाह, बाबा बागेश्वर, राकेश टिकैत, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। बड़ा बड़ा मीडिया और बड़े बड़े नेता उनका नाम नहीं लेना चाहते रहे, मैंने उनको हंसी मजाक में उड़ा दिया। बिल्कुल यही सवाल के जिन नेताओं को लेकर अक्सर बात करने में लोग हिचकिचाते हैं, उनकी आपने मिमिक्री कर डाली। और ये ख्याल आया कहाँ से? क्योंकि आप स्टार्टिंग आपने कविताओं से की और यहाँ आप पहुँच गए, कैसे? बस मैंने आपको बताया ना, मैंने जब मंच पे नेताओं की मिमिक्री करनी शुरू की तो 2-4 हमारे सीनियर कवि थे, उन्होंने बड़ा, यार मिमिक्री यार कवि सम्मेलन में मत करो। मैं कहता रहा, भाई आप चुटकुले सुना रहे हो कवि सम्मेलन में, मैं अपनी तो कर रहा हूँ ना मिमिक्री। कम से कम आप 100 साल पुराने चुटकुले रंग बिरंगी किताबों से लेके सुना रहे हो, तो मैं मिमिक्री अपनी कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा जी। तो मैंने मिमिक्री करनी शुरू की। उसका रिस्पॉन्स जो आया ना, तो रिस्पॉन्स में मुझे ये लगने लगा कि यार ये जो 20 लोग बैठे, मैं इनसे अलग दिखाई दे रहा हूँ, अलग दिखता हूँ बिल्कुल। तो ये करो। तो करते करते आज मैं अगर रामायण भी सुनाने लगूँ तो लोग सुनते ही नहीं। लोग कहते नहीं भाई, राजनाथ जी की मिमिक्री करो, अमित शाह की करो, केजरीवाल की मिमिक्री, टिकैत वाली करो। और तो बस होते होते सर कहाँ से सिलसिला हमें पता ही नहीं, कहाँ से इंस्पिरेशन आया, कहाँ से भाई होती चली गई मिमिक्री इतनी सारी। और आज केजरीवाल वाला कैरेक्टर, उसने तो मुझे इतनी पॉपुलैरिटी दिलाई, मैं आपको बता नहीं सकता। 2 चीज़ें, एक तो राकेश टिकैत वाला मेरा वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके उतना वायरल नहीं कर पाते अपना वीडियो। बहुत वायरल हुआ, खतरनाक वायरल हुआ वो, बिल्कुल ऐसे मोबाइल में आ रहा था। राकेश टिकैत ने खुद लाइक किया था उसको ट्विटर पे। हालांकि उनके चेले चपाटों ने मुझे खूब गालियां वालियां बकी जब उनकी मैंने मिमिक्री की, तो हरियाणा से फोन आया एक आदमी को धमकाने के लिए। आखिर आपने ऐसा क्या बोला था जो धमकी आ गई? एक्चुअली उस समय वो टिकैत साहब एक ऐसी मिस्ट्री बन गए थे, लोग उनके बारे में बोलना, लोगों को लगता था यार ये भगवान है। वो तो मैं आपने क्या बोला था वो सुनना चाहता हूं। मैंने जो बोला था ना, उस समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था जी 2021 में, और हमारी टीम, जरा उसी शब्दों को दोहराओ। हाँ वही बताता हूँ। हमारी टीम, वर्ल्ड कप चल रहा था, तो हमारी टीम पहले पाकिस्तान से हारी, फिर न्यूजीलैंड से हारी, वर्ल्ड कप से बाहर। टेलीविजन पे सारा दिन राकेश टिकैत। तो मैंने कहा भाई टिकैत साहब बड़े, अच्छा हर टॉपिक पे उन्हीं से बात हो रही थी। पाकिस्तान के टॉपिक पे उनसे, परमाणु पे उनसे बात, रशिया यूक्रेन पे उनसे बात। मैंने कहा भाई क्रिकेट का भी यही बताएंगे कि क्या करना है। तो मैंने एक आइटम बनाया, मैंने टिकैत साहब से पूछा, मैंने कहा टिकैत जी ये बताइए हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन पूरा होगा आंदोलन। मैं कहा जी कहाँ होगा? ये होगा आईसीसी के गेट पे होगा। भाई आईसीसी, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है, वहाँ होगा आंदोलन। और मांग करेंगे, मांग। मैं कहा जी क्या मांग करोगे? मांग होगी कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ। ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बनेगा। इसकी टीम का रन रेट बढ़ गया, उसकी टीम का घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? रन रेट का कानून बनेगा। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे करता है, अंपायर किसी से बात करके नॉट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर की जिससे बात होती है? ये कौन है? उसकी जांच होगी, सीबीआई बैठेगी, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे हम और विकेट की बजाय हमारे गन्ने गड़ेंगे आपके। जबरदस्त। ये वो आइटम था। ये राकेश टिकैत, लेकिन केजरीवाल आपका एकदम जबरदस्त है। हम लोग भी 2 एपिसोड कर चुके हैं। हमेशा लोग यही डिमांड करते रहते हैं कि केजरीवाल को वापस लेके आइए। पर्सनली आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है? इतने सारे कैरेक्टर्स आप करते हैं। देखिए मुझे मिमिक्री जो करना पसंद है ना, कि हालांकि मैं सबकी इंजॉय करता हूँ, मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ मैं इंजॉय करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दिनों पिछले 2-2.5 साल से मुझे अमित शाह जी की मिमिक्री करना बहुत पसंद है। अच्छा। क्योंकि वो मेरे चेहरे पे, मेरे हाव भाव से एकदम इतनी सूट करती है, लोगों को लगता है कि बहुत इजीली हो रही है। हालांकि वो गले में पूरी साइकिल चल जाती है हमें पता है, लेकिन वो लगता है कि इतनी स्मूथ है। मुझे बहुत मजा आता है अमित शाह जी की मिमिक्री करने में। टिकैत साहब की करने में एक अलग ही आनंद आता है। जब इधर यूपी में जाते हैं, वेस्टर्न यूपी में, लोग बहुत सुनते हैं भाई, मैं बैठ जाता हूँ, लोग उठाते हैं भाई टिकैत साहब की मिमिक्री करो। एक का फोन आया अमर जी, मैं बीच में ये भी हंसी मजाक में ही बता देता हूँ आपको, सोनीपत से किसी का फोन आया टिकैत साहब का। जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुत लोग दुखी हुए, उनको समझ में नहीं आया कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। टिकैत साहब ने खुद लाइक किया, उनके बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने उस वीडियो को शेयर किया, तो धमकाने के लिए फोन आया, भाई तूने बाबा टिकैत का मजाक बना दिया। मैंने कहा भाई मेरी ऐसी तो कोई मंशा नहीं थी, मैं तो कॉमेडी कर रहा हूँ। कहता ना तेरे घर के आगे ट्रैक्टर खड़े करेंगे। अच्छा। तो मैंने उससे कहा तू ट्रैक्टर खड़ा करेगा तो मैं अपना कहाँ खड़ा करूँगा।
मेरे पास भी ट्रैक्टर है भाई। वो इतना हंसा वो आदमी, वो धमकाने के लिए फोन किया पर वो इतना हंसने लगा। फिर वो तो इसलिए हंसी मजाक में जो बात हम कह सकते हैं ना, वो हम गुस्से में नहीं कह सकते। एब्सोल्युटली, बात हंसी मजाक की, कॉमेडी की है। आजकल जो कॉमेडी है उसका स्तर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, स्टैंड अप कॉमेडी खास तौर से। उसमें बहुत ही वल्गर बातें होती हैं, वल्गर कंटेंट होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत इजी तरीका हो गया लोगों को हंसाने और पॉपुलैरिटी हासिल करने का। इजी तरीका पैसा कमाने का हो गया है बस, और फेस चमकाने। क्योंकि आजकल एक पूरा हमारा जनरेशन ऐसी हो गई है यूथ की, अब उनको सुनते हैं गालियां दे रहा है वो 30-30 सेकंड में एक कॉमेडी। पहली बात तो स्टैंड अप कॉमेडी है नहीं, क्योंकि कॉमेडी तो कॉमेडी होती है। आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिल्मों में गालियां हैं, वेब सीरीज़ में गालियां हैं, गानों में, नाटकों में, सब में गालियां हैं। लेकिन मुझे दिक्कत है कि कॉमेडी में गालियां आ गई। आप गालियां बोलो ना, आप उसमें लिखा हो गालियां शो, गालियों का शो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के गाली दो। जिसको, जो ज़्यादा मॉडर्न बन गए हैं भाई, उनको ज़्यादा पैसा होगा, उनके पास दिमाग होगा घुटने में जिनका, वो अपने माँ बाप को लेके जाएगा वहाँ सुनने, बहन भाइयों को जाएंगे सुनने आपस में बैठ के। लेकिन आप उसको कॉमेडी शो मत कहो। कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी होती है, कॉमेडी का अपमान है ये। आप गालियों को कॉमेडी मत बोलो यार। तो अंबर जी, आने वाले समय में मैं आपके चैनल के दर्शकों को बता दूं, जनवरी से भगवान ने चाहा तो मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे एक शो शुरू करूंगा, जिसका उद्देश्य होगा क्लीन स्टैंड अप कॉमेडी। मैं अपने जैसे और भी कोई आर्टिस्ट होंगे उनको भी बहुत प्रमोट करूंगा, पूरा तन मन से प्रमोट करूंगा हमारा। क्योंकि जब जो यूथ है, जो आज 15 साल का लड़का है, लड़कियां हैं, उनको पता ही नहीं बेचारों को साफ सुथरी कॉमेडी भी होती है। उनको नाली का पानी दिखाएगा, गंगा जल जब उनके सामने आएगा तो उनको दोनों में डिफरेंस पता लगेगा। तो मैं बहुत डंके की चोट पे शो, क्योंकि हम हरियाणवी है ना, हम तो लट रख देते हैं, और हम जिस चीज़ के पीछे पड़ गए ना, फिर हम उसको निपटा के छोड़ते हैं। तो अब हम एक शो शुरू करेंगे, क्लीन स्टैंड अप कॉमेडी का वो शो होगा, और बिल्कुल डंके की चोट पे होगा, लठ गाड़ के। भाई, माँ ने दूध पिलाया है, बाप ने संस्कार दिए हैं, तो बिना गाली के कॉमेडी करो, गालियां मत दो। और उनको करनी पड़ेगी, दिखाओ करके बिना गाली के कॉमेडी आप, या फिर इसको कॉमेडी कहना छोड़ दो, हम छुड़वाएंगे। देखना, हम अपनी पूरी ताकत, धन, बल सब लगा देंगे इसके लिए, तन मन धन सब लगा देंगे, मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, खूब सारी कॉमेडी करेंगे। और जिस टॉपिक पे ये छपरी कॉमेडीज कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक पे करेंगे बिना गाली गलौज के। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साफ़ सुथरा कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का कंटेंट कॉमेडी के नाम पर होता है, या तो बेइज्जती होती है, अपमान होता है, बेइज्जती, अपमान और वल्गैरिटी को कॉमेडी का नाम दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कला है उसका भी अपमान है। और अगर मैं इस कला की बात करूँ तो आपने इतने सारे कैरेक्टर्स आप निभा लेते हैं, और आपने बताया कि 50 के आसपास जो पॉलिटिकल मिमिक्री के कैरेक्टर हैं वो आप करते हैं। आपको कहाँ से और किससे इंस्पिरेशन मिलती है, जो आप कहें कि आपके फेवरेट हैं, उनसे, उनको आप अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मेरे सबसे फेवरेट कॉमेडियन, वैसे मैं सबसे सीखता हूँ, जो भी नया भी कुछ कोई अच्छा करता है तो मैं सबसे सीखता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे हर सब कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी एक दो नाम लेना हो तो एक नाम अगर कोई लेना हो तो मैं उमर शरीफ का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। सबसे बड़ा, उनके बहुत फ़ैन है भाई, करोड़ों फ़ैन है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, और अगर मैं उनसे मिल लेता गलती से एक बार तो मुझे लगता है बहुत कुछ मैं कुछ उनसे सीखता, और कुछ ना कुछ नया, कुछ मेरे अंदर मुझे मिलता, कुछ ना कुछ। मेरी उनसे एक बार फ़ोन पे बात हुई है कोरोना में, 2020 में अप्रैल में, बस 22-23 मिनट। इसके अलावा मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। मैं उनसे मिलना चाहता था, मेरी बहुत तमन्ना थी उनसे मिलने की, पर मैं मिल नहीं पाया और मैंने उनको बताया था। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा सर हम आपको दुबई में शो करा देते हैं, दुबई में तो आप आ ही सकते हो, इंडिया में आपको बुलाने में हमें भी पंगा है। हम पता लगा पैसे पूसे लगाएं। एक बार हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अपनी रामलीला में बुक किया था शालीमार बाग में। मेरे दोस्त थे वो इरफान मलिक, अली हसन, उनको हमने बुक किया अपने शो में, और हमने पास पे छपवा भी दिया कि दशहरे के अगले दिन पाकिस्तानी आर्ट। लेकिन फिर वो जैसे ही हमने सब फाइनल किया, कुछ पैसा भी एडवांस चला गया था। 2 दिन बाद ही उरी का हमला हो गया 2016 में, तो फिर वो कैंसिल करना पड़ा मुझे। तो इसलिए उनको मैंने बोला, उमर शरीफ जी को, जी इंडिया में तो बुलाने का रिस्क मैं ले नहीं सकता, पाकिस्तान में मैं नहीं आऊँगा। तो भाई पता लगा पाकिस्तान में तो भरोसा भाई मैं करता नहीं अंबर जी किसी का। पता लगा दोस्त बना के बुला ले, वहाँ बोले जी जासूस आया है एक, पकड़ लो इसको, मजाक में कह रहा हूँ। तो उमर शरीफ जी ने हाँ कर दी थी दुबई के शो के लिए, बोले मैं दुबई आऊँगा। और देखो उन्होंने मुझसे पेमेंट के लिए, उन्होंने कहा आप इतने मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना वो करते हैं, तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, पेमेंट की आप टेंशन मत लो, आप कराओ। तो मैंने कहा था सर कोरोना जाएगा तो हम आपको बुलाएंगे। और बहुत दुख की बात है कि उमर शरीफ जी हमारे बीच से चले गए। मैं बहुत दुखी हुआ, और आप यकीन माना जब से उनकी डेथ हुई है मैंने उनका कोई वीडियो नहीं देखा। मैं देख ही नहीं पाता, मैं देख ही नहीं पाऊँगा, मैं देख ही नहीं सकता। वो मेरे बचपन से डेली लाइफ का हिस्सा थे वो।
उनको बहुत, और वो बहुत साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे, बहुत साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे। वो एक क्लास थी भाई कॉमेडी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनल थॉट था, क्या टाइमिंग थी उस आदमी की। तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। के नायकर इंडिया में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनसे मैंने, ये 2 लोग, इनके बाहर कुछ भी नहीं है एशिया में कॉमेडी में। अब तो कुछ भी नहीं बचा है अंबर जी, सब खत्म है। तो मैंने अब ये सब केजरीवाल और ये सब इसलिए किया कि हम एक भाई सामाजिक आदमी हैं और राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं अंबर जी, एक तो हम राइट विंगर है ना, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है हर जगह। आप तो खैर, आप तो मुझसे ज़्यादा झेलते होंगे, बीइंग ए मुस्लिम मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए भी सर बहुत आगे गड्ढा पीछे खाई, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि हर तरफ वामपंथी लोबियाँ एक्टिव हैं। ये जो हम सोशल मीडिया की ये छपरियों की बात कर रहे हैं ना, जितने यूट्यूबर्स, ये सब वामपंथी हैं। इनके पीछे पूरी फंडिंग है कि आप देवी देवताओं को गालियाँ दो, आप भारत को गालियाँ दो, आप मोदी जी को गालियाँ दो, आप मतलब जिससे देश जुड़ता है उसको गालियाँ दो। ये एक बहुत बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये गालियाँ थोड़ी दे रहे हैं, इनकी क्या औकात है गालियाँ दे, इनके पीछे फंडिंग से पूरी। ये एक आएगा 1-1.5 साल तक गालियाँ दे के गायब हो जाएगा, आप उसको, फिर नया कोई आ जाएगा, आप उसके पीछे पड़ जाओ, वो गालियाँ दे के चला जाएगा। ये चल रहा है। तो कोई तो आए जो, अब मैं केजरीवाल पे कॉमेडी करता हूँ, आप यकीन मानना, बहुत इसको लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, मैं जब केजरीवाल पे कॉमेडी करता हूँ ना, मुझे मुस्लिम बहुत नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं आप मुसलमानों के खिलाफ हो। मुझसे बहुत सारे लोग नाराज होते हैं कि आप कभी राहुल गांधी की मजाक बनवा लेती हैं, कभी अरविंद नहीं, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं केजरीवाल पे कॉमेडी करता हूँ, लोग कहते हैं आप मुसलमानों के खिलाफ हो। मैंने कहा भाई केजरीवाल मुसलमान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो सरकार में है, विपक्ष में हम विपक्ष में है, केजरीवाल सरकार में है 10 साल से। तो मैं तो यार सरकार पे व्यंग करने की हिम्मत कर रहा हूँ, आपको मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। दिल्ली में रह के मैं दिल्ली के सीएम की पूरी पोल खोल रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा किसने पोल खोली शराब नीति की, बताओ? कोई नहीं है। इतने 3 साल से मैं एक ही कैरेक्टर पे वीडियोस बना रहा हूँ, और एक भी वीडियो मैंने कोई घटिया नहीं बनाया, किसी में गालियाँ नहीं दी। आज पूरी फैमिलीज बैठ के सुनती है, लोग हंसते भी हैं और उसमें मैसेज भी चला जाता है। क्या केजरीवाल के मंत्री ने ऊपर गुलेल नहीं बांधी, छत पे बम नहीं फेंके क्या? अब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं यार आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो भाई हम कॉमेडियन भी हैं, पर इस देश के नागरिक भी हैं, जागरूक नागरिक हैं। हम दारू पी के कॉमेडी करने वाले कलाकार नहीं हैं हम। हाँ, क्योंकि केजरीवाल को जब भी हम लोग करते हैं केजरीवाल से बात, तो बहुत सारे लोग मुझसे नंबर मांगते हैं कि दीपक सैनी जी का नंबर दे दीजिए। अब मैं उनको क्या बोलूँ, नंबर तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन देखो भाई, पहली बात बता दूं मैं आपको, ये जो मैं कैरेक्टर करता हूँ मफलर बांध के, या अमित शाह जी के मेकअप में, राहुल गांधी के मेकअप में, मुझसे बड़े बड़े चैनल वाले कह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े जो देश के नंबर 1 मीडिया वाले चैनल वाले, सब अपने मित्र हैं। उनमें मैंने बहुत सारे शोज़ किए। मैं उसमें स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ जम के, केजरीवाल जी की भी करता हूँ, सबकी करता हूँ। लेकिन ये कैरेक्टर में मैं कहीं नहीं करता। कैरेक्टर में मैं कोई ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ रहा था जिसको नॉलेज हो, जिसका IQ लेवल हो, जो समझ सके। तो अंबर जैदी जी हमारी राइट विंगर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, समझती भी हैं, और इनके अंदर वो सेंस है कि सवाल क्या पूछना है। इनको एक्चुअल केजरीवाल से जो सवाल पूछते हैं वो वही सवाल पूछते हैं, और जो एक्चुअल केजरीवाल भी नहीं बोल पाता वो मैं बोलता हूँ। और क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। इनफैक्ट मेरे एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर है, मेरे फ्रेंड है, उनका एक दिन कॉल आता है, क्योंकि जो हमने लास्ट एपिसोड किया था केजरीवाल का, उन्होंने वो एपिसोड देखा, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। कहते ज़ैदी एक बात बताओ, इसकी स्क्रिप्टिंग कौन करता है? मैं कहा इसकी स्क्रिप्टिंग कोई नहीं करता, हम लोग बस ऐसे ही बातचीत करने बैठ जाते हैं और जो भी निकलता है हम उसको एपिसोड बनाकर डाल देते हैं। तो बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, और उनको बड़ा सरप्राइज लगता है कि कैसे बिना स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग नहीं है भाई, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। स्क्रिप्ट करके मैंने कभी कॉमेडी, और स्क्रिप्ट करके कॉमेडी नहीं हो सकती यार। उमर शरीफ ने पूरे प्ले कर दिए 3-3 घंटे के बिना स्क्रिप्ट के। देखो अभी दिखाते हैं आपको जादू। आप कुछ भी कैरेक्टर मुझसे करवाओ, वो भी देखना ऑन द स्पॉट। आप सब शुरुआत आप खुद कीजिए राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है अंबर जैदी जी का, तो मैं समझता हूँ कि वे राष्ट्रवाद से ओतप्रोत एक ऐसी जर्नलिस्ट हैं जो कि तमाम तरह के पॉडकास्ट बनाती हैं, जिससे समाज को, संसार को, इस पूरी भारतवर्ष को एक नई दिशा मिलती है। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय जय। और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि इस तरह के पॉडकास्ट अंबर जी खुद करती रहेंगी, खूब करेंगी, और हमारा बहुत साधुवाद उनके साथ है। आप बोल दीजिए कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर भी करें जी। वो तो मैं अमित शाह जी से कराऊंगा। अच्छा ठीक है। ताकि बोल दीजिए, ताकि करना पड़े जी, बोल दीजिए। चलिए, इस पॉडकास्ट को देखने वाले तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं,
आज हम अंबर जैदी के पॉडकास्ट पर हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फ्री में पॉडकास्ट दिखा रहे हैं, पैसा नहीं मांगते भाई। आपसे केवल इतना अनुरोध है, सारे राष्ट्रवादी हैं, देख करके चले जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और फॉलो कमेंट सब कुछ कीजिए, जिससे देशभक्ति से ओतप्रोत ये चैनल चलता रहे और बढ़ता रहे। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय। आप और बीच में कह रहे थे अंबर, और जो ना करे उनसे केजरीवाल से कहलवा दीजिए झाड़ू का। नमस्कार दोस्तों, साथियों में आपका भाई केजरीवाल। आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, अंबर जैदी के प्रोग्राम में आगे मफलर भूल गए। हर जगह मफलर नहीं चलता, नोएडा में आया हूँ मैं, मफलर दिल्ली में चलता है, हर जगह नहीं चलता। आज मैं एक बात नोट करके रखता हूँ कि अंबर जैदी जी के शो में एक तो ये निचोड़ देती है मुझे बिल्कुल, ये भाजपाई है पक्की, राइट विंगर हैं, ये राइट विंगर हैं, सीधी सीधी बात करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन का टाइम है, देशभक्ति मेरे अंदर आई हुई है, इनके चैनल को फॉलो कर दो, लाइक कर दो। जो भी नहीं करेगा, आज मैं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड में हाथ रख के टेढ़ी उंगली के साथ कह रहा हूँ सारे देश को, जो भी चैनल को मेरा भी करना है, साथ में खाली अंबर जैदी का नहीं करना, मेरा भी करना है, दीपक सैनी का। और बता दूं आपको, ये जितने भी लोग देख के चले जाते हैं, अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट लाइक नहीं किया, तुम्हारे घर के आगे आके खांस दूंगा, कूड़े का पहाड़ बनवा दूंगा घर के कोने पे तुम्हारे। घर के कोने पे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, धन्यवाद। कूड़े के पहाड़ दिल्ली में वैसे ही पहले बहुत सारे, तो और कूड़े के पहाड़ हमको नहीं चाहिए, हमें माफ कीजिए केजरीवाल जी। और उन्हीं पहले तो हम वही चाह रहे हैं कि वही पहाड़ खत्म हो जाए। तो कई सारे कैरेक्टर हो गए, इसके अलावा और कुछ हो जाए? बहुत कुछ है, आप बताइए। राहुल बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर यदि आते, क्योंकि हम सनातनी है भाई, हमारा सपोर्ट है, अंबर जी का भी सपोर्ट है, अंबर जी भी राइट विंगर है। तो बाबा बागेश्वर यदि आते तो अभी वो यात्रा भी चला। जय श्री राम। इस चैनल को देखने वाले सभी मेरी माताओं, बहनों, भाइयों को मैं सब्सक्राइब करने की प्रेरणा देता हूं कि एक राष्ट्रवाद का चैनल हमारी बहन अंबर जैदी लेकर के आई हैं, तो एक बार इनको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। उसके बाद देखो ठठरी और गठरी दोनों बाबा बांधेंगे जो सनातन के देश के विरोध में खड़े हैं मेरी बहन। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आतिशी जी, आप अच्छा कर लेते हैं। आतिशी जी भी, आतिशी इतना ही होती है, हंसती रहती है वो, पता नहीं इनको क्या दौरा। अच्छा, राहुल जी देखिए भैया, अच्छा लगता है, मेरी बहन वायनाड से जीत गई है, इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, खत्म है भैया, सब खत्म है। इन्होंने हरियाणा वाली मशीन महाराष्ट्र में भेज दी। अच्छा, वही मशीन गई है। झारखंड में कौन सी गई थी? झारखंड में हमारी वाली गई है, हिमाचल वाली गई है। अच्छा। मशीनें फिक्स हैं भैया, अंबर जी ये मशीनें फिक्स हैं। आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, ये जो अंबर जी कहती हैं, इनसे कोई कहलवाता है भैया। अच्छा, कौन? ये अडानी से मिली हुई हैं। अडानी से मिली हुई हैं, मैंने अडानी का कमेंट देखा है इनके चैनल पे भैया। अच्छा, मैंने खुद नहीं देखा, आपने कहाँ से देखा? मैंने देखा है, अडानी से अंबर जी मिली हुई हैं। अंबर हैं, ये हर जगह मिलेंगी आपको। दिसंबर में भी अंबर आता है, नवंबर में भी अंबर आता है भैया, सितंबर में भी अंबर आता है। राहुल क्यों नहीं आता आप बताइए? क्योंकि ये मोदी वाली हैं, ये अडानी से मिली हुई हैं। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था जो आपने सोच लिया। आपकी सोच बंधी हुई है अंबर जी, बड़ा नहीं सोचते हैं आप, बड़ा सोचिए जी। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया मुझे। धन्यवाद जी। दीपक जी, मैं पहले थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। बहुत सारे मेरे आध्यात्मिक गुरुओं के भी, बाबा रामदेव और पता नहीं कौन कौन। हम कोई भी एपिसोड करते हैं, सबको बहुत हैरानी होती है कि आपको हंसी क्यों नहीं आती। मैं बहुत मुश्किल से कंसंट्रेट करती हूँ और अपनी हंसी को कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मुझे जब हंसी आती है तो बहुत जोर की हंसी आती है। दीपक जी, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, आप कविताएं भी पढ़ते हैं, आप कॉमेडी भी करते हैं, और काफ़ी लोग आपको जानते हैं, लोग पहचानते हैं, पॉपुलैरिटी है आपकी। कौन सा एक ऐसा यादगार मोमेंट, कोई एक ऐसा पल जब आपको लगा हो कि जीवन सफल, जीवन धन्य हो गया? बस देखिए, जीवन धन्य तो धन्य ही है। जो भारत में वो जो कला ईश्वर ने मुझे दी है वो किसी के पास नहीं है, तो वो तो जीवन तो धन्य है ही है। क्योंकि
जब आपको नहीं, इतना उसके कुछ मिल अलावा जाए, अभी लेकिन कुछ आपको पल एक आते हैं, as कुछ कलाकार, एक एज इंडिविजुअल, हाँ एज ए कलाकार कई पल आते हैं जब आपको लगता है कि यार हमारी जो मेहनत थी उसका कुछ फल मिल रहा है, या बड़ा भावुक मौका होता है जब आपको लगता है कि मेहनत सफल हो रही है। कुछ मोमेंट्स लाइफ में आते हैं, जैसे कि राकेश टिकैत वाला जो मेरा वीडियो जो इतना वायरल हुआ, मुझे लगा यार कि क्योंकि आजकल वायरल बहुत कूड़ा बहुत वायरल होता है, आप कपड़े उतार दो वायरल हो, आप गालियां दे दो वायरल हो, तो वो बहुत जेन्युइन कंटेंट वायरल हुआ। तब मुझे लगा कि यार मेरी मेहनत, और वो बहुत नई नई चीज़ थी, तो उसने मुझे बहुत वो दिलाई, रिकमेंडेशन दिलाई पूरे देश के अंदर कि यार ये किसी की भी कर सकता है मिमिक्री। तो वो मेरी इज्जत वहाँ से बनी सबसे। एक तो वो बहुत मेरे लिए वो 3-4 दिन बहुत ज़्यादा उसके गौरव के पल थे। और टेलीविज़न पर कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं, जब मोदी जी इलेक्शन जीते थे 2019 का, तो आज तक पर एक शो हुआ था जो जीता वही नरेंद्र, उसमें मुझे भी बुलाया हुआ था और भी बहुत सारे हमारे सीनियर कवि थे। तो उसमें जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट टाइप का ही था वो। अगर कोरोना नहीं आता तो वो बिल्कुल जस्ट कोरोना से कुछ महीने पहले की बात है वो। उसमें स्टैंडिंग ओवेशन थी। मैंने जब राजनाथ जी की मिमिक्री की उसमें, तो श्वेता जी उसमें एंकरिंग थी, श्वेता जी समेत पूरी ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। तब और वो जब आप बड़े आप ऑडिटोरियम में या इस तरह के उस पे वेन्यू पे होते हैं, तो माइक का ऐसा सेटअप होता है, तो और इफेक्ट होता है आवाज का, तो और मजा आता तो है। वो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वो इतना पॉपुलर वीडियो था, मैं कहीं कई बार ऐसा हुआ मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, लोग मेरे बगल में मोबाइल पे देख रहे हैं, उनको पता नहीं मैं साथ में बैठा हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ, जब आप हम एक इवेंट पे मिले थे, मैं आपको एस दीपक सैनी अलग और केजरीवाल को मैं एक्चुअली जानती, तो मुझे नहीं पता था कि दोनों एक हैं, एक ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको दर्शकों में भी होंगे जिनको नहीं पता, लेकिन वो जो आज दीपक सैनी और ऐसा होता है। अब वो आज तक वाला वीडियो क्योंकि मैं ही था, दीपक सैनी था उसमें, तो वो पहली बार टेलीविजन पे ऐसा हुआ था कि जब 12-15 नेताओं की एक साथ मिमिक्री हुई थी। वो मैंने नॉन स्टॉप उसमें पूरी रेल चला दी थी। लालू यादव जी से शुरू हुआ था, मैं खड़गे पे खत्म हुआ था जाके। भयंकर उसमें वो इतना पॉपुलर वीडियो हुआ वो, भाई मुझे उसने बहुत इज्जत दिलाई। तब वो लगता है कि यार काफी सफल है। अच्छा, उसके बाद रजत शर्मा जी का वो चुनाव मंच आता है उनका एक शो इलेक्शंस के टाइम पे, तो 2019 में जब मोदी जी वाला इलेक्शन था, तो चुनाव मंच से ठीक 2-4 दिन पहले मैंने इंडिया टीवी पे परफॉर्म किया था होली के एक प्रोग्राम में। तो वो बहुत चैनल वाले मुझसे बहुत इंस्पायर हुए। तो रजत जी की वाइफ है रितु जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे कि कल आपको 2 दिन बाद आपको उसमें मेगा कॉन्क्लेव में परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई, मेगा कॉन्क्लेव में कॉमेडियन परफॉर्म करेगा। तो बोले आपको उसमें होस्ट करना है। तो रजत शर्मा जी ने ही मुझे बकायदा माइक पे कि अब पूरा दिन, सुरभि एक एंकर थी उनकी और मैं, हम दोनों ने होस्ट किया। हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई नेता आते थे, तो जो नेता आते थे उन्हीं की मिमिक्री में उनको बुलाता था। तो उसमें राजनाथ जी, गडकरी जी, अमित शाह भी रात को आए, तो मैंने पूरे दिन उसमें होस्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव का पल था। मैंने उनसे पूछा भी, बल्कि मैंने कहा जी कोई कॉमेडियन तो कोई नहीं होगा जिसने अभी तक ऐसे होस्ट किया होगा। तो उन्होंने कहा जी कॉमेडियन छोड़ो, नॉन मीडिया पर्सन ही कोई नहीं है जिसने होस्ट किया है आके। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का पल था। इसके अलावा तो विदेशों में गए हैं जी, कई बार ऐसा कर रहे हैं। जैसे ओमान में हमारे शो होते हैं, कवि सम्मेलन होता है वहाँ पे, 5-6 कवि उसमें हर साल जाते हैं। 2 बार मैं गया था पहले, 16 में, 2014 में और 2016 में। 18 में उन्होंने मुझे अकेले बुलाया। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं जो जिसमें आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है कि यार मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। IIT रुड़की में फेस्ट होता है, आपको पता ही होगा, थोमसो, बहुत बड़ा फेस्ट होता है वो। उसमें पूरे देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आते हैं। तो उसमें एक नियम है कि जो भी आर्टिस्ट आएगा तो 4 साल तक रिपीट नहीं होगा वो। 4 साल के बाद, मैं 3 साल तक लगातार बुलाया उन्होंने मुझे। तो और मुझे क्या चाहिए भाई, इतना प्यार लोगों ने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जब भी लोग मुझसे मिलते हैं आगे, मुझे फीमेल्स बहुत मिलती हैं, आंटियाँ बहुत मिलती हैं, बुजुर्ग लोग मुझे बहुत मिलते हैं, सब आके एक ही बात बोलते हैं कि भाई आपका वीडियो हम विद फैमिली बैठ कर देखते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई ये है। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे हर रील में मैं दिखाई दे रहा हूँ। आजकल क्या हो गया पता है अंबर जी, आजकल आप हर दूसरी रील में दिखाई दे जाओ, आप चाहे उसमें कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें गलत से गलत कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कोई सोचता ही नहीं है। आप टोटल गालियां दे दो तो आप सेलिब्रिटी हो। लोगों ने ये सोचना बंद कर दिया कि ये कर क्या रहा है, कोई सिंगर है वो क्या गा रहा है तुम्हें पता ही नहीं यार वो गा क्या रहा है, लेकिन आप क्योंकि वो हर रील में दिख रहा है तो आपको लगता है बहुत बड़ा है। तो ये थोड़ी सी और ये आइडियोलॉजी चेंज होगी। जब अति किसी चीज़ की हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे डाउन होता है। हमने सॉलिड काम किया है अंबर जी, हमने बहुत मुश्किल रास्ता चुना है। मेरे लिए बहुत आसान काम है आज सोशल मीडिया पे, बहुत आसान काम है। मोदी जी की आवाज़ में केजरीवाल को गालियां दे दूं, केजरीवाल की आवाज़ में मोदी को गालियां दे दूं, डेली मैं करोड़ों व्यूज़ आएंगे मेरे, महीने में करोड़ों रुपए कमाऊंगा। बट हमने मुश्किल रास्ता चुना हुआ है।
राष्ट्रवाद का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता चुना, मुश्किल रास्ता चुना हुआ है। और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो राह चुनी है उस पर आप आगे बढ़ते रहें। लेकिन जाने से पहले एक सवाल और, क्योंकि आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए जिसमें से एक कैरेक्टर नायब सिंह सैनी जी का भी रहा। जी। उनसे आपके काफ़ी अच्छे संबंध हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने आपके बारे में बोला भी चुनाव के दौरान। कुछ उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, नायब सैनी जी मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, हालांकि वो सबसे ही ऐसे मिलते हैं, लेकिन हमारा उनसे एक पर्सनल रिलेशन भी है। घर पे भी जन्मदिन पे आए, उन्होंने अपने एमपी हाउस में भी मेरा जन्मदिन कई बार मनाया। तो मतलब उनको मुझ पे बहुत प्राउड है, उनको इस बात का प्राउड है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और इतना मिलनसार व्यक्ति राजनीति में बहुत कम देखने को मिलेगा अमर जी। बहुत ही विनम्र, बहुत ही मेहनती। उनको कोई काम दे दिया ना अगर मोदी जी ने या किसी ने भी, तो वो काम चाहे रात को 4 बजे ख़त्म हो, काम को करके हटते हैं और चेहरे पे शिकन नहीं आती है उनके। तो मुझे बहुत प्राउड है कि नायब सैनी जी आज सीएम है और हम उनको जानते हैं। हम उनको एक मैसेज करके उनको कभी भी मिल सकते हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। जी बिल्कुल, है ना। और नायब सिंह जी की मिमिक्री आपके पॉडकास्ट में की थी मैंने, और छोटी दिवाली वाले दिन मिले थे भाई साहब, तो सीएम हाउस में ही, तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी थे हरियाणा के। उन्होंने कहा, बोला भाई साहब नया क्या है? मैंने कहा नया तो भाई साहब की है मैंने मिमिक्री। तो नायब जी कह रहे मेरी भी कर दी। मैं कहा जी कर दी आपकी। अच्छा, तो मैंने उनको करके दिखाई। गुस्सा तो नहीं किया? नहीं, कभी भी नहीं गुस्सा। देखो, जो विनम्र होगा व्यक्ति तो बड़ा दिल रखता है वो। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी के राज में इंटॉलरेंस है, बोलने की आज़ादी नहीं है। सबसे ज़्यादा बोलने की आज़ादी अभी है, मैं हर बार कर रहा हूं भाई। अरे जो लोग ये बोलते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं, वो दिन रात यही तो आज़ादी है। और कहते हैं यही आज़ादी नहीं, तानाशाह है। मेरा गुड न्यूज़ टुडे पे हमारा शो चला, कहने भी तो यार हो, सवा साल के करीब चला हो। हर एपिसोड में अमित शाह की मिमिक्री की है मैंने, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। अरे भाई, आप किसी को गाली दोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। आप सेंसिबल बात करो ना यार। विरोध भी करना है विरोध करो, व्यंग करना है व्यंग करो। तो नायब जी की मिमिक्री मैंने करके दिखाई वहां पे। उड्डा बटन खोल के घूम रहा था, कहा सरकार आएगी, आधी रात को आपका भाई बैठा, 24 घंटे दरवाजे खुले सीएम हाउस के अंबर जी, कोई चिंता नहीं आपको, कोई चिंता नहीं। दीपक जी टेंशन मत लो, कॉमेडी करो, और कोई ताली नहीं बजावा, मार को आके बता देना। सही बात है, ताली बजनी चाहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। अच्छा, जाने से पहले आप दर्शकों को कुछ खास, कुछ स्पेशल सुना दीजिए, फिर हम विदा लेंगे दर्शकों से। आप बताइए, कविता सुनाए, मिमिक्री सुना देते हैं, क्योंकि लोग मिमिक्री ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं। लालू यादव जी हैं। लालू यादव मुझे लालू यादव जी का जो सटायर है, जिस एक ममता दीदी के साथ जो उनका संसद का वो क्लिप बड़ा वायरल है। मैंने उसको सेव किया, मैं बार बार उसको देखती हूँ। अटल जी वाला बहुत वायरल है, बहुत मजा आता है, बहुत एग्जैक्टली। उसमें अटल जी भी है, वो के मार के हंस रहे हैं। जो उन्होंने अटल जी को बोला, जी नेहरू जी एक बार बोले थे, ये लड़का एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। महाराज 2 बार बन गए, अब तो प्राण छोड़िए। तो ये भी बहुत वायरल है। देखिए, ममता दीदी को बोल रहे थे कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा। और पगली, मुझे इतना अच्छा लगता है लालू जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो देखो उस जमाने वो नेता थे, ठीक है, उन्होंने करप्शन किया, वो पॉलिटिकल मैटर किया है, सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है। देखो अटल जी हंस रहे हैं, बड़ा मजा आता है। लालू जी की ना मैंने अभी, लालू जी मैंने एक आइटम बनाया था, लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने बच्चे बैठे हुए थे इंटेलिजेंट। अब बच्चे तो किसी के भी बीच में बोल पड़ते हैं, बच्चे को नहीं पता कौन सीएम बोल रहा है, कौन पीएम बोल रहा है। तो लालू जी आए, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा है नरेंद्र मोदी, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9 में फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था, और कितने अच्छे दिन लोग। ऐसे बहुत सारे नेता, नवजोत सिंह सिद्धू, मैं लाफ्टर चैलेंज में था, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपको पता है, एक बार वो बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है, पाकिस्तान वाला। तो इमरान भी बेचारा जेल में पड़ा है। हाँ, अब तो इमरान भी, तो सिद्धू जी भी जेल में ही थे। तो अब तो आ गए वो, तो सिद्धू जी पक्का वाला यार। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूँ तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। अच्छा, कई नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण ना 15-15 मिनट समझ में नहीं आता। जैसे मुलायम सिंह जी थे, समझ में आता था, देर लगती थी। ऐसी अभी है अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी का भाषण समझ में नहीं आता। अच्छा, अभी राजस्थान में उनसे पत्रकारों ने पूछा, जी राजस्थान में क्या हुआ? एक ही हमारे राजस्थान के अंदर
हम जो आपको बताते हैं दिल्ली आके हम सोनिया जी से मिलने के बाद राहुल जी से मिलते हैं तो प्रियंका जी आके बताते हैं कि बापू जब आप जयपुर जाएंगे तो इसके बाद जो बात है वो पता नहीं लगेगी। मुझे नहीं समझ में आया। थोड़ी टीवी के आवाज़ तेज की, मैंने कहा आप शायद समझ में आया है। तो ये जब जयपुर के अंदर से जाके जब हमारी बात सुनते हैं राहुल जी प्रियंका जी, इस तरह की जब बातें होंगी बाद हम वापस इनको बताते हैं प्रियंका जी को आज जाएंगे सचिन पायलट जी हम तो जयपुर में नहीं करेंगे। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे। अभी भी मुझे नहीं समझ में आया। तो बहुत मिमिक्री है ऐसी, तो मोदी जी की है, मनोज तिवारी जी की है, बाबा रामदेव हैं जो जिनकी हम स्टेज पे करते हैं। चलते चलते बाबा रामदेव जी की सुना जी, प्लीज सुनाइए। नहीं, एक काम करते हैं, बाबा रामदेव जी की फिर सुनाएंगे। हाँ। क्योंकि केजरीवाल का भी आपने बहुत जिक्र किया है, तो बाबा बागेश्वर वाला मेरे पास एक आइटम है जो बहुत पिछले दिनों वायरल रहा है, वो सुना दो। इसमें बाबा की भी आ जाएगी, केजरीवाल जी की भी आ जाएगी। तो बाबा जी तो आपको पता ही पर्चा बना देते हैं पहले जी। कौन है, कहाँ से आया है, क्या किया है, क्या भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं जी। अब बाबा जी के दरबार में पहुंच गए केजरीवाल जी। ओके। बाबा ने उनका पर्चा बनाया बहुत लंबा। अच्छा। तो बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने आ गए, बाबा जी नमस्कार, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले नक्कटा। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था, बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोल। बाबा जी कोई सा भी खोल दो, बाबा जी के पर्चे में मजे लेना। बाबा ने पर्चा बना रखा, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1, एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। जबरदस्त। ये हमारी कॉमेडी है। और चलती चलती मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगी कि अगले एपिसोड में दीपक सैनी जी के साथ किस कैरेक्टर को बुलाया जाए, तो आप वो भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते रहते हैं। कोई कहता है लालू जी को बुलाइए, कोई कहता है बाबा बागेश्वर को, कोई कहता है राहुल जी को वापस बुला लीजिए, केजरीवाल तो लोगों को अक्सर चाहिए होता है। तो अगले एपिसोड में किसको बुलाया जाए आप लोग ये भी बताइएगा। अब बोल लेते हैं आपसे विदा। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद आपको इतने सारे कैरेक्टर्स किए, मुझे बहुत मजा आया। धन्यवाद जी, एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार।